जय हिंद दोस्तों 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएंगे ये 15 नियम। और मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन नियमों का आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है। चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, 8वां पे कमीशन हो, इनकम टैक्स, गूगल पे, यूपीआई तो सभी करते ही हैं, कार भी सभी खरीदते बेचते हैं ही, गैस का उपयोग सभी करते हैं, जीएसटी जो बिजनेस सेक्टर में है, बैंकिंग सबके पास में है, ब्याज से संबंधित खबरें हर किसी को चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा दोस्तों, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। सबसे पहले दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति लागू कर दी है। पहले अभी एनपीएस चल रहा था, अब 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। और इसकी खूबियां खासियत क्या है दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं। और इसको ऑलरेडी गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी है दोस्तों। और इसकी जो खूबियां हैं यूपीएस की, इसमें बेसिकली जो है अश्योर्ड पेंशन है 50%, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कवर की गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, डिफेंस, क्योंकि मैं डिफेंस की ज्यादा वीडियो बनाता हूं, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर भी ये लागू हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो डिफेंस के सर्विस में हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनके लिए अभी तक यह यूपीएस लागू नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही अपनी पेंशन ले रहे हैं। और बाकी दोस्तों, जो 1 अप्रैल से पहले के रिटायरी हैं, एनपीएस के तहत जो पेंशन या फिर एनपीएस के तहत जो कॉर्पस फंड से उनको पेंशन के रूप में मिलता है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम ऑप्शन सभी को मिलेगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों, यूपीआई नियमों में हुआ बदलाव। यूपीआई आप गूगल पे, फोन पे वगैरह सभी चलाते हैं, तो एनपीसीआई ने दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे समय से इनएक्टिव है। आपने जो है अपना नंबर यूपीआई में एक्टिव करवाया और कई समय से उसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं की, और अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो वो बंद हो सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक है, होता है ना कभी दोस्तों, आपने पहले बैंक अकाउंट में कोई नंबर लिंक कर रखा था, आप यूपीआई चला रहे थे उससे, उसके बाद आपका वो नंबर ही गुम हो गया या फिर आपने नंबर बदली कर दिया। और ऐसे में क्या करना है कि आपने पहले तो बैंक में नया नंबर लिंक करवा लेना है और उसी से अपना यूपीआई चलाना है, ठीक है। तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर ऐसे में चला रहे हैं आप पुराने ही नंबर से, ठीक है। ओके, अब डोरमेंट अकाउंट किए जाएंगे बंद। डोरमेंट बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि इनऑपरेटिव हो जाते हैं, जो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई दोस्तों बेसिकली यूपीआई वगैरह को यही इसी के थ्रू चलता है, ठीक है ना। तो फ्रॉड और फिशिंग स्कैम रोकने के लिए पिछले 12 महीने से इस्तेमाल जो यूपीआई नहीं किए गए हैं, मतलब जो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपने 12 महीने से यूपीआई को इस्तेमाल नहीं किया है तो ऐसे नंबरों को डिसेबल कर देगा, ठीक है ना। हालांकि आप इसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं, उसकी केवाईसी वगैरह की जो प्रक्रिया होगी वो आपको करनी होगी। और इसी प्रकार से आपको पता होगा दोस्तों, ये यूपीआई पेमेंट के लिए है दोस्तों, ठीक है, आप जो गूगल पे वगैरह चलाते हो। और इसी प्रकार से जो डोरमेंट बैंक में अकाउंट होते हैं दोस्तों, ये तो 1 साल में है। जो बैंक में आपके सेविंग अकाउंट वगैरह होते हैं, अगर बैंक के अकाउंट को आप 2 साल तक कुछ भी ऑपरेट नहीं करते हैं, पैसा निकालते डालते नहीं है, तो वो डोरमेंट हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको केवाईसी करनी पड़ती है और उसे खुलवाना पड़ता है। दूसरा है दोस्तों, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी। हालांकि आपको पता लग गया होगा कि अब उनकी सैलरी 1,24,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। और पेंशन भी बढ़कर से 31,000 हो चुकी है। तो ये गजट नोटिफिकेशन है, गजट ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब सांसदों की सैलरी 24% बढ़ा करके, यानी कि 1 लाख रुपए पर महीना थी और अलाउंस ये 2,000 रुपए था, तो 1,24 कर दी गई है। और जो पेंशन है दोस्तों 25,000 से 31,000 कर दी गई है। और एडिशनल पेंशन भी 2,000 से बढ़ा करके 2,500 कर दी गई है। हालांकि दोस्तों ये लागू होता है 1 अप्रैल 2023 से इनको लागू हो जाएगा, ठीक है। तो एरियर वेरियर भी मिल जाएगा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एफडी में। अब एफडी में आपको होगा ज्यादा फायदा। अब कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जो नया टैक्स की पॉलिसी है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, उसके हिसाब से अब आपको एफडी में फायदा होगा। कैसे होगा, 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम पर 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बेसिक ये आपको बता दूं, ये जो लिमिट है दोस्तों, पहले लिमिट क्या थी दोस्तों, जो आप एफडी वगैरह कराते थे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो अगर आपकी इनकम, ब्याज की इनकम बोल रहा हूं मैं, अगर वो 40,000 से ऊपर जाती थी तो उस पर टीडीएस काट दिया जाता था। और जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए 50,000 की लिमिट थी, तो 50,000 तक आएगा तो कोई टीडीएस नहीं, उससे ऊपर अगर ब्याज आता है उस पर टीडीएस कटता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 1 अप्रैल 2025 से 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर ब्याज आएगा उनके एक अकाउंट में तो उनका टीडीएस नहीं कटेगा। और जो दोस्तों अन्य है, यानी कि बिलो 60 ईयर्स,
तो उनका पहले 40,000 था, अब उसे भी बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया गया। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इससे भी ज्यादा ब्याज ले रहे हैं अपने डिपॉजिट के ऊपर और आपकी कोई सैलरी पेंशन अदर इनकम नहीं है, तो आप जरूर वहां पर अपना 15G, जो 60 से नीचे हैं वो 15G सबमिट कर सकते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में, और जो 60 से ऊपर हैं वो 15H सबमिट कर सकते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में, तब भी उनका टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है। अब सेविंग अकाउंट और एफडी पर एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा हो 1 अप्रैल से हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों कई बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिए जाते हैं एफडी के ऊपर, आरडी के ऊपर, अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर, इसमें आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। और इनकी वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपका बैंक कितना या क्या बदलाव इसमें हुए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है। अगला है डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार लिंक होना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आधार पैन लिंक करना तो कई जगहों के लिए जरूरी हो चुका है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं, वहां से अगर टैक्स आपका अगर टीडीएस कट चुका है उसको भी वापस नहीं ले सकते हैं अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है। और डिविडेंड दोस्तों आपको पता होगा, जो स्टॉक मार्केट में, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्होंने स्टॉक परचेज किए हुए हैं, तो स्टॉक जो कंपनीज होती हैं हर साल जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। और जो कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती होती है वो भी बढ़ जाएगी। कैपिटल गेन आपकी दोस्तों शेयर मार्केट से भी होती है, म्यूचुअल फंड से भी होती है। ठीक है ना। और जो आप प्लॉट लेते बेचते हो वो भी आपकी कैपिटल गेन में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, और डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम होंगे कड़े। देखो, डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड भी आपको पता ही होगा, सभी करते होंगे ऑलमोस्ट, आजकल तो म्यूचुअल फंड सभी कर ही रहे हैं। तो इसके नियम भी दोस्तों थोड़ा कड़े हो चुके हैं। तो इसके मुताबिक जो है सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना इसमें जरूरी होगा। तो आपको यहाँ पर केवाईसी जरूर कर लेनी है डीमैट अकाउंट में, और नॉमिनी जरूर कर लेना है। ठीक है ना। अन्यथा इसको फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि अगर फ्रीज हो गया है तो आप उसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं केवाईसी करके। अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो उस पर जुर्माना लग सकता है, आपके उसमें चार्जेज बढ़ सकते हैं। हालांकि पहले भी बढ़ते थे लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ अलग अलग अकाउंट होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट भी होते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। उनमें आ जाते हैं दोस्तों सैलरी अकाउंट, पेंशन अकाउंट, इसमें जीरो भी रहेगा तो फिर भी कोई चार्ज नहीं करते हैं। या प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो अकाउंट होता है, स्टूडेंट अकाउंट है, इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस की बाध्यता नहीं रहती है। अन्यथा दोस्तों जो सामान्य अकाउंट होते हैं, जनरल अकाउंट, उनमें दोस्तों अलग अलग के हिसाब से, जैसे कोई रूरल की ब्रांच है, सेमी अर्बन की है, अर्बन की है, मेट्रोज की है, उस हिसाब से इसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग है। तो रूरल में सबसे कम रहता है, कहीं की लिमिट 500 रुपए रहती है, तो कहीं 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो सेमी अर्बन होते हैं तो उस हिसाब से जो है कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं अर्बन में 5000, मतलब ये मेट्रो सिटी में तो अलग अलग इनके बैंकों के हिसाब से। तो आप अपने बैंक ब्रांच से पता कर लें और मिनिमम बैलेंस को जरूर मेंटेन करें, एवरेज बैलेंस जो होता है उसमें। ठीक है। अब जीएसटी के नियमों में भी दोस्तों 1 अप्रैल से कुछ बदलाव होने जा रहा है। और बदलाव क्या होने जा रहा है दोस्तों, जीएसटी में 1 अप्रैल से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है दोस्तों, ISD। और इस जो ये सिस्टम है, इसका मकसद क्या है, राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है दोस्तों। ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, आपने जब कुछ सामान लेते होंगे, बिल लेते होंगे, आप देखते होंगे उसमें जीएसटी 2 प्रकार के लगते हैं उसमें। ठीक है। एक CGST होता है, सेंटर के लिए जाता है जो, और SGST होता है जो स्टेट के लिए जाता है। तो ये 9%, जैसे 18% जीएसटी लग रही है तो 9 यहां चल जाता है, 9 यहां चल जाता है। अब अलग इसके जो है, इसको सही करने के लिए कि सेंटर के लिए सही जीएसटी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, तो उसके लिए अब इसके बीच में जो है ISD भी शुरू कर दिया। हालांकि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह यहां पर लागू हो जाएगा। ये सिस्टम जीएसटी के बीच में रहेगा, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में दोस्तों जरूर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। हर महीने की शुरुआत में LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में पहले रिव्यू किया जाता है और फिर उसमें संशोधन किया जाता है। तो 1 अप्रैल से तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। ठीक है ना। बाकी आपको तेल की कीमतें अगर आपको पता ही है, इंटरनेशनल डॉलर के किस हिसाब से मिल रही है, उसके एक्सचेंज रेट के, ठीक है, तो उसी हिसाब से अप डाउन होता रहता है। नए टैक्स नियम होंगे लागू। जी हाँ दोस्तों, अब ये बहुत बड़ी खबर है कि अब 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स के नियम भी लागू हो जाएंगे और 12,75,000 तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं
देना पड़ेगा। जो नया टैक्स वाला आया है आपको पता है, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले क्या था और अब आपको पहले 7,75,000 था। और 7,75,000 किसके लिए था दोस्तों? जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं, क्योंकि 7 लाख तो सभी के लिए था और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो वैसे ही यहां पर अब यह बढ़ करके अदर के लिए तो जो है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो सैलरीड और पेंशनर्स हैं उनको 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो नए अगर पूरा ये भी न्यू टैक्स रिजीम है जो उसके अकॉर्डिंग अगर आप भरते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं कि आपकी अगर कितनी कमाई है तो पहले उससे आपको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है ना, कहां पर कितना टैक्स देना पड़ रहा है, आप इस चीज को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी पैसा भेजने पर कम टैक्स लगेगा। पहले दोस्तों अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, ठीक है, तो आपको लगेगा कम टैक्स। पहले जो है 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप भेजते थे पढ़ाई के लिए तो उस पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब यह लिमिट बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। 8वां वेतन आयोग जिसका लगातार इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी, तो 8वें वेतन आयोग पर दोस्तों अपडेट यह है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी ऑलरेडी सरकार ने दे दिया है, ठीक है ना। अब चल क्या रहा है और अब अप्रैल में क्या होने वाला है ये भी सुन लीजिए। अभी जो है दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कलेक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग यूनियन से। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है और अब हो गया दोस्तों अप्रैल। तो अप्रैल में दोस्तों जो कि सेक्रेटरी ने कहा था उनके मुताबिक जो है कमेटी के मेंबर्स नियुक्त कर दिए जाएंगे अप्रैल महीने में और कमेटी गठित कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अप्रैल में ये बदलाव होंगे, ठीक है। अच्छा, नए इनकम टैक्स बिल में चौंकाने वाला नियम भी अब एक और आया है दोस्तों। अब क्या आया है दोस्तों? 1 अप्रैल से होगा नया नियम, कहीं भी एंट्री कर सकेंगे इनकम टैक्स अधिकारी। दोस्तों इनकम टैक्स अधिकारियों को कई शक्तियां, नई शक्तियां दी जा रही हैं, ठीक है ना। अब नई शक्तियां क्या दी जा रही हैं, क्या हो सकता है? इस नए बिल के तहत आयकर अधिकारी अब ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, जिससे कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। अब देखिए, यह आपके ईमेल भी चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल, सारी चीजें जो हैं इनको अलाउ है, इनको दे दी गई है सत्या कि आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। और ये बदलाव होगा दोस्तों इस साल से नहीं, अगले साल से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और इसका उद्देश्य होगा कर प्रणाली को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना। दोस्तों इससे प्राइवेसी का भी कुछ एक आप देख ही सकते हैं, प्राइवेसी का भी मुद्दा है कि जो है अगर आपके फोन के अंदर ये सारी चीजें अगर चेक की जा रही हैं इनकम टैक्स अधिकारी के द्वारा, तो ये प्राइवेसी का भी एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी करदाताओं की क्या जिम्मेदारी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कार आजकल तो ऑलमोस्ट सभी ले रहे हैं, कर्मचारी, पेंशनभोगी, बिजनेसमैन, बल्कि आप आजकल ऑलमोस्ट देख रहा हूं दोस्तों सबसे ज्यादा तो कार हैं काफी लोगों के, ठीक है। तो कार में भी दोस्तों आपको कार से रिलेटेड अगर आप खरीदने जा रहे हैं अब नए साल में, तो 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी ये गाड़ियां, ठीक है। तो अलग कौन कौन सी कंपनियां महंगी करने जा रही है गाड़ियां, कितनी करने जा रही है वो भी देख लीजिए आप। सबसे पहले तो दोस्तों मारुति ने जो है अपनी कार की कीमत में 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है, यानी कि 2, 3, 4 मतलब मैक्सिमम 4% तक की बढ़ोतरी करेगी अभी अप्रैल से। और इसका कारण क्या बताया है दोस्तों कि रॉ मटेरियल, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ चुकी है, इसलिए जो हमने इसके दाम बढ़ाए हैं, ठीक है। अब मारुति के बाद जो है टाटा ने भी अपनी कमर्शियल गाड़ियों को महंगा 2% तक महंगे करने की बात की, ऐलान कर दिया है। मारुति के बाद टाटा और किया ने भी दोस्तों अपने दाम बढ़ाए हैं, 3 से 4% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। और वजह दोस्तों वही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, और उसके अलावा जो है ऑपरेशनल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर वगैरह जो कुछ भी है दोस्तों, इन सब चीजों को, लॉजिस्टिक, इन चीजों को देखते हुए। और आप तो दोस्तों एक ट्रम्प टैरिफ भी चल रहा है, ठीक है ना, उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया है, तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ आपको इनके दामों, कारों के दामों में बदलाव देखने को अप्रैल से मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।